मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट यूनिट बैलेंस ऑफ पेमेंट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट हर एक यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चाहिए उनके भी वीडियोस डले हुए हैं ऑलरेडी इसी चैनल पर, जाकर उनको भी देख लेना एग्जाम में जाने से पहले। हाँ, एक आध वीडियो बचा हुआ है, वो आने वाले 2-3 दिन में तुम्हें मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स आ गए थे तो हमने उसको बीच में पॉज कर दिया था। बट एनीवेज, विदाउट एनी टाइम वेस्ट चालू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के यूनिट में जो दो चैप्टर हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, उन दोनों को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। उनके जंबल्ड अप आपको क्वेश्चंस यहां पर दिखेंगे, ठीक है। 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क और 6 मार्क, इसी सीक्वेंस में हमें क्वेश्चंस दिखेंगे। सो बी रेडी। चलो जी, सबसे पहला क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, दैट इज असर्शन एंड रीजन का। सिट्रस पेरेबिस devaluation of domestic currency leads to the increase in national income of the nation। अब ये बोल क्या रहा है? ये बोलता ये है भैया कि मान लीजिए $1 जो है वो 50 रुपए का है ना, और आपने उसको जानबूझकर इसकी वैल्यू को गिराया है, उसी हम डिवैल्यूएशन कहते हैं बाय द वे। मान लीजिए आपने 50 रुपए से हटाकर इसको 80 रुपए कर दिया। $1 अब पहले 50 का आता था, अब आता है 80 का। जानबूझ के आपने इसकी वैल्यू गिराया। अब कोई व्यक्ति जो यूएस में बैठा है उसको ये देखने पर ये तो बहुत चीप लगेगा, बहुत ही सस्ता लगेगा कि भाई $1 खर्चा करूं, पहले 50 का सामान खरीदता था, अब 80 का खरीद लूंगा। तो वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा सामान आपके देश से खरीदेगा और इंडिया की क्या होगी? इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ने से इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगी। सो पहला स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली ट्रू है कि नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है, आपके डिवैल्यूएशन करने से। नाउ, devaluation of domestic currency refers to reduction in the value of domestic currency with respect to foreign currency। वो बोल रहा है devaluation का मतलब ये होता है कि आप अपने देश की करेंसी की वैल्यू को गिराते हो इन रिलेशन टू दूसरी करेंसी। बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है। हमें यहां पे बताना था, इसका रीजन ये देना था। ऊपर वाला बोलता है डिवैल्यूएशन से नेशनल इनकम बढ़ जाती है, तो रीजन देते ना कि एक्सपोर्ट बढ़ता, फिर उसके बाद नेशनल इनकम बढ़ती। रीजन तो ये होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने डीवैल्यूएशन की डेफिनेशन समझा दी। तो इसीलिए रीजन और असर्शन दोनों सही है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, समझ आ गया? चलो जी, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा है जी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। भाई, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के इस ट्रांजैक्शन से कौन सा ट्रांजैक्शन गलत है ये बताना है। अब देखो, तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो होता है, बीओपी अकाउंट जो है ना, उसके दो साइड होते हैं। एक होता है अपने पास करंट अकाउंट, एक होता है अपने पास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट वो वाले ट्रांजैक्शंस को नोट करता है जिसमें लायबिलिटीज और एसेट्स का हेरा फेरी हो। यहां पे होता है भैया क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड के अंदर यानी कि मतलब जो भी पैसा आएगा इनफ्लो, वो हम इस साइड लिखेंगे। ये होता है डेबिट साइड, यानी कि जो भी पैसा बाहर जाएगा आउटफ्लो, वो हम यहां लिखेंगे, ठीक है। जब भी पैसा आए यहां लिखो, जब भी पैसा जाए यहां लिखो। अब देखो बोल क्या रहा है, ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर रिकॉर्डेड इन दी क्रेडिट साइड। बेटा, एक्सपोर्ट किया तो पैसा आया होगा ना, कहां लिखेंगे? इधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। एक्सपोर्ट का आना चाहिए जी, क्रेडिट साइड आना चाहिए। तो देखो क्या लिखा है, क्रेडिट साइड लिखा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। बोल रहा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखो, इंपोर्ट मतलब आपने सामान बुलवाया, तो कहां आना चाहिए? डेबिट साइड आना चाहिए, हाँ या ना? तो डेबिट साइड लिखा हुआ है क्या? देखो, हाँ जी भैया, डेबिट साइड लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है सारे जो ट्रांसफर पेमेंट होता है वो डेबिट साइड आते हैं। भैया, पेमेंट यानी कि आपने पे किया बाहर, तो पेमेंट जब भी करोगे तो पैसा बाहर जाएगा, तो डेबिट साइड आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? डेबिट साइड लिखा हुआ है, सही है ऑप्शन आपका। लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर यही चीज मैं बोलूं कि पैसा बाहर से रिसीव हुआ, तो कहां लिखना चाहिए? अगर कोई आपके पास रिसीट्स है, कोई भी पैसा आपके पास आया है, कोई भी रिसीट्स है, तो क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? देखो, ऑल द ट्रांसफर रिसीट्स आर रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम्स। डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट आइटम्स। दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट है क्योंकि पैसा आया है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, डेबिट साइड नहीं, ठीक है। चलो जी, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। नाउ स्टेटमेंट 1, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम is an amalgamation
ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये कह रहा है कि जो फ्लेक्सिबल मैनेज फ्लोटिंग है वो दो चीजों से मिल के बना है, अमेलगमेशन है, जैसे कि फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को मिलाकर बनाया गया है। बिल्कुल सही बात बोली है। दूसरा बोलता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को हाइब्रिड सिस्टम भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात बोली, इन्हें हम हाइब्रिड सिस्टम भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। जहां पर ऑप्शन सही हो, ऑप्शन नंबर सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मार्क कर दो। ठीक है जी, चलो अब बोल रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडियन इकोनॉमी। सवाल ये है, बोल रहा है कि आप जो इंडिया में हो, इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी की डिमांड कब होती है? इंडिया में डिमांड किस चीज की? फॉरेन करेंसी की, जैसे यूएस डॉलर्स है ना, कोई भी यूरोज हो गए, कोई भी ऐसी करेंसी हो गई, इनकी डिमांड कब बढ़ती है? जब आपको पैसे में पेमेंट करनी पड़े, इन करेंसीज में जब आपको पेमेंट करनी पड़े तब आपको इनकी जरूरत पड़ती है। समझ आया? बेसिकली मैं डॉलर की डिमांड कब करूंगा? जब मैं डॉलर में पेमेंट करना चाहूं या ट्रांजैक्शंस करना चाहूं, हाँ या ना? तो देखो इसी में आपको ये समझना है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बेटा मैं सामान बाहर से बुलवा रहा हूं तो मुझे फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे उनके देश की करेंसी में उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं उनसे सामान बुलवा रहा हूं। ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमें तो पूछना है, ये पूछ रहा है नॉट अ सोर्स, कौन सा सोर्स नहीं है। दूसरा बोलता है रेमिटेंस बाय फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया टू देयर फैमिलीज अब्रॉड। अब ये वाली बात क्या है, इसको ध्यान से सुनना। ये बोल रहा है कि इंडिया में एक यूएस का व्यक्ति रहता है और ये यूएस में इसके माँ बाप रहते हैं, उन माँ बाप को पैसा पहुंचवाना चाहता है, तो क्या इसको बाहर की करेंसी की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। यूएस का बंदा इंडिया में आ रहा है और रह रहा है, कमा रहा है, और उसको वापस अपने देश में पैसा भिजवाना है, तो उसको फॉरेन करेंसी की डिमांड जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल जरूर पड़ेगी। देखो, रेमिटेंस बाय फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया टू देयर फैमिलीज अब्रॉड। समझ आया? इसको उल्टा मत समझ लेना, एनआरआई नहीं है ये एनआरआई का उल्टा है। ठीक है जी, तो ये भी करेक्ट है। इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग फॉरेन कंट्रीज, अबे तुम बाहर घूमने जाओगे तो तुम्हें ही तो जरूरत पड़ेगी फॉरेन करेंसी की, तो ये भी डिमांड होगी। अब चौथी बात देखो, लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेटा जब लोन मिलता है ना तो आपको फॉरेन करेंसी की जरूरत नहीं होती है, आपको तो उल्टा अपनी करेंसी में लोन रिसीव करना है। ठीक है, समझ आए? सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज नॉट द करेक्ट डिमांड, दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ आया? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आया जी, बोल रहा है 600 करोड़ के एक्सपोर्ट्स हैं और इंपोर्ट्स हैं 450 करोड़ के। अब बताओ क्या होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड? अब देखो, वैसे तो मैं चाहता हूं कि तुम इसको ओरली कर लो, लेकिन तुम चाहो तो मैं फिर भी तुम्हें थोड़ा सा वर्बली करके बता देता हूं। देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट है आपके 600 करोड़ के माइनस 450 करोड़ के आपके इंपोर्ट्स हैं, तो बचा कितना? 150 करोड़। ये क्या है, सरप्लस है डेफिसिट है? ये है बेटा सरप्लस, ये सरप्लस है। तो सरप्लस है 150 करोड़, जो आप दोनों को यहां पे निकाल के दिख गया है। एक्सपोर्ट था 600 करोड़ का, तो 600 करोड़ आपने देश में कमाए, 450 का खर्चा कर दिया, बचा कितना? 150। ये आपका सरप्लस है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा बच्चे? सरप्लस 150 करोड़। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? चलो जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? चलिए जी बेटा, अब देखो, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी सेड टू अकर व्हेन द एक्सचेंज रेट इज डिक्रीज्ड अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। यानी कि इसका मतलब यह है कि ये बोल रहा है कि डिवैल्यूएशन तब हो जाता है जब हमारा एक्सचेंज रेट कम हो जाता है। बेटा मेरी एक बात बताओ, मैंने भी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था ये वाली बात, देखो ये भी तो डिवैल्यूएशन था। अब मुझे एक बात बताओ, एक्सचेंज रेट यहां पर कम हुआ कि बढ़ गया? पहले एक्सचेंज रेट था $1 50 रुपए के बराबर, अब देखो $1 80 रुपए के बराबर। ये एक्सचेंज रेट कम हुआ या बढ़ गया? ये बढ़ गया, इसीलिए गलत स्टेटमेंट है, इसीलिए ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, फर्स्ट असर्शन इज असर्शन नहीं, स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स। दूसरा देख लो, अंडर द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज डू नॉट मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बिल्कुल सही बात बोली। आपकी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट की डिमांड और सप्लाई एक्सचेंज रेट को तय करती हैं।
सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, तो सरकार कोई रिजर्व्स भी मेंटेन करके नहीं चलती है उसको फिक्स करने के लिए। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट फॉल्स सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है जी दोस्तों, चलो आगे बढ़े। आई होप कि आपको सारी बातें धीरे धीरे समझ आ रही होंगी। चलो जी, नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल असिस्टेंस इज रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ नेशंस। देखो, एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब होता है आपने कोई मदद मांगी बाहर के देशों से, यानी कि लोन ले लिया होगा, उसे हम करंट अकाउंट में डालेंगे कि कैपिटल अकाउंट में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था, हाँ या ना, कि कभी भी अगर मान लीजिए कोई करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस ये होता है कि अगर मान लो लोन लेने देने की बारी अगर आई ना, लोन अगर आपने मांगा है तो आप यहां पर कैपिटल अकाउंट में लिखोगे, करंट अकाउंट में नहीं, क्योंकि इसमें लायबिलिटीज आपकी बढ़ जाती हैं। ठीक है, जब भी ऐसा कोई चीजों पे चेंज आता है तो ये करंट अकाउंट नहीं कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। असर्शन ही गलत है तो एक ही ऑप्शन सही है, आगे रीजन देखने की जरूरत नहीं है। एक ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी, असर्शन फॉल्स, तो इस पे मार्क कर दो। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अंडर द डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम, market forces automatically adjust the surplus and deficits in the balance of payment account। मार्केट की फोर्सेस खुद एडजस्ट कर रही है प्राइसेस को, एक्सचेंज रेट सिस्टम को। तो बताइए कौन सा है? सिंपल सा है, ना ये फिक्स्ड है ना ये आपकी डर्टी फ्लोटिंग यानी कि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम ही होता है, दोनों का नाम सेम है, मतलब सेम ही चीज है, बस दो नाम है। ठीक है, ना ये है, सिर्फ एक होता है, दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, मार्केट डिसाइड करता है यहां पे। ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम द ट्रेड अंडर करंट अकाउंट ड्यूरिंग जनवरी 2024 रिफ्लेक्ट्स अ डैश ऑफ यूएसडी डैश बिलियंस। देखो, जनवरी 2024 में एक्सपोर्ट दिख रहे हैं 69.72 और इंपोर्ट दिख रहा है 70.46। इंपोर्ट दिख रहा है 70.46 और 69 पॉइंट क्या था इधर 72, 69.72। ये रहा 4, ये रहा कितना जी, ये हो गया आपका 7 है ना, 7 0 ये हो गया। तो बताओ, ये देखो, ये एक्सपोर्ट रहे और ये क्या रहा, ये एक्सपोर्ट रहे और ये रहा आपका इंपोर्ट। तो इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो ये डेफिसिट वैल्यू होगा कि सरप्लस वैल्यू होगा? सर, एक्सपोर्ट्स अगर कम है ना तो डेफिसिट वैल्यू है, डेफिसिट वैल्यू है। तो डेफिसिट ऑफ 0.74 इज शुड बी योर करेक्ट आंसर। डेफिसिट ऑफ 0.74, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, समझ आ गया? क्लियर है? ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ये अपन ने 1 मार्कर क्वेश्चंस किए। ठीक है, नाउ रीड दिस क्वेश्चन वंस। ठीक है, चलो अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, वो क्या बताता है? स्टेट द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखो, ये बोल रहा है ऑटोनॉमस आइटम और अकोमोडेटिंग आइटम में क्या डिफरेंस होता है, मेजर वो बताओ। आप एक बात या तो दिमाग में इसको ठोस लीजिए या बिठा लीजिए, बहुत जरूरी बात है वो। ये बात ये है कि जब भी हम ऑटोनॉमस आइटम की बात करें, किसकी? ऑटोनॉमस आइटम्स, समझ जाना ये उस आइटम की बात हो रही है जो कि प्रॉफिट मोटिव को कमाने के लिए किया जाए। जब भी आपका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है तो आप उसे ऑटोनॉमस आइटम्स की कैटेगरी में डालते हैं, अबव द लाइन आइटम भी कहते हैं इनको। ठीक है, जब भी आपका उद्देश्य बैलेंस ऑफ पेमेंट के ट्रांजैक्शंस को बैलेंस करना हो तो आप अकोमोडेटिंग आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम बिलो द लाइन आइटम भी कहते हैं। समझ आ गया? जब भी आपको सारे प्रॉफिट मोटिव या इकोनॉमिक मोटिव के लिए ट्रांजैक्शन करना है कि पैसा आपने इंपोर्ट करा, एक्सपोर्ट किया सामान का, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स करे, रेंट रिसीव किया, रेंट पे कर दिया, ये सारी जो ट्रांजैक्शन है, इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट आ गया, ये सारे जो ट्रांजैक्शन है ये सब प्रॉफिट मोटिव के लिए किए जाते हैं। लेकिन जब भी बोले कि भैया एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, विथड्रॉल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो ये जब भी ट्रांजैक्शन होते हैं ये किए जाते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, समझ आया? चलो जी ध्यान से देखो क्या लिख रहा है। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आर ए व्यू टू अर्न प्रॉफिट एंड दीज आर इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बीओपी। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट से बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं ट्रांजैक्शन।
इनको फर्क नहीं पड़ता बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में डेफिसिट हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, इन आइटम्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे ही आइटम होते हैं। एग्जांपल भी देना था भाई द वे, तो एग्जांपल क्या दे सकते हो, इफ अ कंपनी डिसाइड्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, किसी इंडिया के अंदर किसी कंपनी ने इन्वेस्ट करने का सोचा या तुमने इन्वेस्ट करने का सोचा बाहर, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस आइटम्स कहते हैं। लेकिन the accommodating items, these are those transactions which are taken up to the government in order to keep the balance of payment balanced. बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट को बैलेंस करने के लिए ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। जैसे कि आप कुछ भी या तो उधार मांग लोगे या फिर आप बेसिकली फॉरेन रिजर्व से पैसा निकाल लोगे, ऐसा कोई भी अगर आपको काम करना होगा तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इफ इंडिया इज इंपोर्टिंग लॉट ऑफ more than it is exporting, the central bank might use its reserves to stabilize the currency. क्या आपने मान लीजिए 100 करोड़ का पैसा कमाया लेकिन आपने 120 करोड़ का खर्चा किया, तो 20 करोड़ कहां से है, वो फॉरेन रिजर्व से पैसा निकाल के खर्चा आपको सेटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शंस अकोमोडेटिंग होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है, याद रखना, ठीक है। इस चैप्टर से वैसे भी ज्यादातर ये चीजें पूछी जाती हैं। कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड आता है, डेबिट साइड आता है, अकोमोडेटिंग क्या है, ऑटोनॉमस क्या है, करंट अकाउंट में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, यही सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, समझ आया। और फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम से ये पूछा जाता है कि मैनेज फ्लोटिंग रेट क्या होता है ना, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, इनसे डीवैल्यूएशन पे कैसा फर्क पड़ता है, ये सब चीजें पूछते हैं मोस्टली, ठीक है। द गवर्नमेंट हैड लॉन्च्ड इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन टू प्रमोट टूरिज्म इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इलैबोरेट द इंपैक्ट ऑफ दिस कैंपेन ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया। देखो, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, आपने सुना भी होगा, टीवी पे ऐड आता था इसका एक टाइम पे, है ना। इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब यही था कि आप बाहर के लोगों को बोल रहे हो कि इंडिया में आओ, स्वागत है आपका, पधारो हमारे देश में, आओ घूमो फिरो, खर्चा पानी करो और फिर चले जाओ घूम के। मतलब टूरिज्म को प्रमोट करना। टूरिज्म से फायदा ये होता है जब फॉरेनर्स बाहर से आते हैं तो अपने देश की करेंसी लाते हैं, यहां पे एक्सचेंज करवाते हैं और इंडियन रुपीस में खर्चा करते हैं। एक्सचेंज कराने के लिए उनको उनके देश की करेंसी हमें देनी पड़ेगी, हम उनको बदले में क्या देंगे, इंडियन रुपीस देंगे, तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है जी, दूसरा सवाल क्या पूछा था इन्होंने, दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ता है इनको, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या पड़ता है, हमारा जो क्रेडिट साइड होता है वो बढ़ने लगता है, यानी कि इनफ्लो फॉरेन करेंसीज का ज्यादा हो जाता है क्योंकि हमारे देश में फॉरेनर्स आ रहे हैं। बेटा बहुत सारे तो देश ही ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती है। अफ्रीका में बहुत सारा टूरिज्म है, इसीलिए वहां पे टूरिज्म पे इनकी इकोनॉमी चलती है। इनफैक्ट बाली, थाईलैंड, ये कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे इनका मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन रेवेन्यू कम्स फ्रॉम देयर टूरिज्म से इनका देश चलता है, मतलब मेजॉरिटी, बहुत सारा पार्ट इनकी इनकम टूरिज्म से आती है। तो ये बहुत सारे देश काम करते हैं ऐसा, ये रियल लाइफ एग्जांपल है इनका, ठीक है, समझ आया। तो देखो, ड्यू टू दिस इनिशिएटिव देयर विल बी इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू द डोमेस्टिक इकोनॉमी व्हिच विल इंक्रीज द फॉरेन रिजर्व्स as it will be recorded in the credit side of the balance of payment which will lead to increase in the surplus और डिक्रीज द डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि आप देखो, क्रेडिट साइड आएगा मैंने आपको बताया, फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे मैंने आपको बताया, और आपका बैलेंस जो है वो सरप्लस की तरफ जाएगा और डेफिसिट जो होगा वो कम हो जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। तो ये ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा आपको ऐसे बेनिफिट करते हैं, ठीक है। चलो जी, वेरी गुड, समझ आ गया आई होप आप लोगों को। अब बोल रहा है मिस्टर स्पेक्टर, कहानी है, लंबा दिखेगा आपको ये पॉइंट, ये केस स्टडीज पर देख के घबराना नहीं है, होती बहुत सिंपल ही है। मिस्टर स्पेक्टर अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ XYZ कंट्री, कोई भी XYZ कंट्री है, नाम लिख लीजिए अपने, मान लीजिए यूएसए मान लीजिए, took a $1 million लोन फ्रॉम ओवरसीज बैंक टू एक्सपैंड हिज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। यानी कि जो मिस्टर स्पेक्टर हैं यूएस के एक सिटीजन हैं और उन्होंने लंदन की एक बैंक से लोन लिया $1 मिलियन का, $1 मिलियन का लोन लिया, यूएस के बैंक से नहीं, फॉरेन के बैंक से लोन लिया, ठीक है। ड्यूरिंग द सेम ईयर गवर्नमेंट ऑफ XYZ कंट्री borrowed $5 billion from international financial institution to cover the balance of payments deficit prevailing in the country। अब ये बोल रहा है कि जैसे मिस्टर स्पेक्टर ने फॉरेन की बैंक से पैसा लिया बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, उसी साल में उस देश की यूएसए की सरकार ने फॉरेन इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $5 बिलियन का उधार लिया क्योंकि इनके पास पैसे कम पड़ गए थे
इन्होंने खर्चे ज्यादा कर दिए, इनकम कम हुई, जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल नहीं हो पाया, इनका अकाउंट इक्वल नहीं हो पाया। उसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने उधार लिया बाहर के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। अब कहानी क्या बोल रही है, मिशिका जो एक इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है, वो अबव इंफॉर्मेशन को पढ़ रही थी और उसने दोनों ट्रांजैक्शन को समझा एज दोनों, हाँ उसने दोनों ट्रांजैक्शन को ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन बता दिया XYZ कंट्री के। डू यू अग्री विथ मिशिकास आइडेंटिफिकेशन ऑफ अंडरलाइनिंग कॉन्सेप्ट? अबे काय का इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी ये, दोनों कहां से ऑटोनॉमस आइटम है? तुम समझ गए ना क्या प्रॉब्लम है? बोल रहा है कि मिस्टर स्पेक्टर हो चाहे सरकार हो, दोनों ने ही क्या किया है, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस किए हैं। नहीं भैया, दोनों ने नहीं किए। मिस्टर स्पेक्टर ने ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन किया, उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए उन्होंने लोन लिया। लेकिन सरकार ने तो बैलेंस ऑफ अकाउंट को बैलेंस करने के लिए लोन लिया। ये अकोमोडेटिंग आइटम है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉफिट मोटिव उद्देश्य नहीं है, इसमें सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट को आपको बैलेंस करना है, इसीलिए ट्रांजैक्शन किया गया। ठीक है, देखो अब दोनों यहां पे अपन वी डू नॉट अग्री, वी एब्सोल्युटली डोंट अग्री, बिकॉज मिस्टर स्पेक्टर का जो क्लासिफाई किया जाएगा वो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन की तरह किया जाएगा, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो, हाँ जबकि कहां लिखा है, हाँ द गवर्नमेंट इन दिस केस कैन बी क्लासिफाइड एज अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, बिकॉज ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो कि कवर अप किए जाते हैं किसके द्वारा, डेफिसिट को मेंटेन करने, डेफिसिट और सरप्लस को बैलेंस करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी इकोनॉमिक मोटिव नहीं होता। क्या नहीं होता? इसमें कोई भी इकोनॉमिक मोटिव नहीं होता। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब आता है हमारे पास 4 मार्कर क्वेश्चन। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विटनेस्ड अ शार्प टर्न अराउंड during 2023-24 with net FPI inflow of US $32.4 billion in which sub account and on which side of balance of payment account the above transaction will be recorded, give reason in support of your answer। बहुत बढ़िया, ये बोल रहा है फॉरेन से हमारे पास इन्वेस्टमेंट आई है कुछ $32.4 बिलियन की। अब इसको आप कौन से अकाउंट में लिखोगे और कौन सी साइड लिखोगे वो बताओ। चलो, बहुत बढ़िया सवाल पूछा। अभी जो मैंने अकाउंट बनाया तो थोड़ी देर पहले उसकी काम करने की बात आ गई है। देखो, जब भी पैसा आता है कहां लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट? सर सबसे पहले तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। चलो भैया, ये क्लियर हो गया, हमें क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि किसी ने हमारे देश में पैसा लाया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो क्या एसेट्स का, लाइबिलिटी का कोई चेंज है? एसेट्स का चेंज है, हाँ या ना? एसेट लायबिलिटी को चेंज दिख रहा है, तो इसे हम कैपिटल साइड लिखेंगे। हमारे देश में अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है एफपीआई द्वारा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या एफआईआई द्वारा, तो उसे क्रेडिट साइड और कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, समझ आया? अब इसी चीज को यहां पर शब्दों में कैसे लिखना है वो देख लो। अब ये पूछ भी रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसका डेफिसिट क्या होता है, वो अपन आगे समझाएंगे। देखो क्या लिखा है, ये देखो, ट्रांजैक्शन फिस्कल ईयर में फलाना नेम का सारी बात कर रहा है। अब देखो, विल बी रिकॉर्डेड ऑन दी क्रेडिट साइड में ऑफ दी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको मेंशन किया जाएगा। ठीक है, इट इज ऑन दी क्रेडिट साइड एज इट इज रिजल्टेड इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हुआ है, पैसा आया, इसलिए क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। ऑल्सो सच ट्रांजेक्शंस आर डॉक्यूमेंटेड इन कैपिटल अकाउंट एज दे रिफ्लेक्ट द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या एसेट्स में चेंज हो रहा है भाई, एक हमारा एसेट खरीद रहा है एक देश से, ठीक है, तो उसमें चेंजेस है। और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका सब पार्ट, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट क्या होता है। देखो, जब आपके ऑटोनॉमस आइटम्स के खर्चे ज्यादा हों इनकम से, यानी कि ऑटोनॉमस पेमेंट्स आर मोर देन ऑटोनॉमस रिसीट्स, डेबिट साइड ज्यादा हो क्रेडिट साइड से, तो उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेफिसिट, यानी कि कमी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन योर ऑटोनॉमस रिसीट्स फॉल शॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमस पेमेंट्स, यानी कि पेमेंट ज्यादा है और कम पड़ गई हमारी रिसीट्स, तो उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट भी कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? समझ आ गया? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। इसको, अच्छा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन वीडियो को पॉज करो और एक बार इसको जरूर पढ़ो। इसका बेटा दूसरा पार्ट भी एक बार पढ़ लो वीडियो रोककर।
ठीक है। आई होप कि आपने सारे पार्ट्स पढ़ लिए होंगे और बहुत सिंपल सी बात बोली है इसने, बेसिकली कुछ नहीं बोला, इसने बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसने एक्सप्लेन कर दिया। देखो ये बोल रहा है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है ना, किसके बीच में, उस रेसिडेंट कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है सिस्टमैटिक मैनर में। दो अकाउंट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक क्रेडिट साइड होता है, एक डेबिट साइड होता है ना। करंट अकाउंट में क्या क्या होता है, करंट अकाउंट में दो तरह के पार्ट होते हैं, एक होता है विजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम्स यानी कि जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। दो में डिवाइडेड होता है मर्चेंडाइज अकाउंट और इनविजिबल अकाउंट। मर्चेंडाइज अकाउंट यानी कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो फिजिकली जिनको छुआ जा सकता है। इनविजिबल अकाउंट यानी कि जिसमें विजिबल अकाउंट में सिर्फ गुड्स आते हैं, इनविजिबल में सर्विसेज आती हैं, ठीक है। वो सब क्या है बच्चे, जैसे नॉन फैक्टर सर्विस सच एज ट्रैवलिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, इनको छू नहीं सकते इसलिए इनविजिबल अकाउंट में आती है ये। ट्रांसफर्स विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सचेंज, ट्रांसफर यानी कि पैसे भेज दिए किसी ने, फॉरेन से किसी ने आपको पैसे भेज दिए, आपने फॉरेन में किसी को पैसे भेज दिए। इनकम विच इंक्लूड्स कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड इन्वेस्टमेंट इनकम, भाई कैसी भी, कि जैसे आपने रेंट मिल गया आपको, है ना, आपको रेंट मिल गया, आपको किसी ने सैलरी पे कर दी, बाहर की किसी कंपनी ने आपको सैलरी दे दी, तो ये सब क्या है, इनविजिबल है, ये सब आपको मिल रहा है, सिर्फ मॉनेटरी फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। सो ये सब इन्होंने बोला, बाइफरकेशन किया और कुछ नहीं किया इन लोगों ने। आगे भी देखोगे तो फिर बोल रहा है कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है भैया डेट फ्लोज सच, जैसे नॉन डेट फ्लोज। नॉन डेट फ्लोज यानी कि किसी ने आपके देश में आके इन्वेस्टमेंट कर दी या आपने जाके किसी देश में इन्वेस्टमेंट कर दी, उसे नॉन डेट फ्लो कहते हैं, जिसमें कर्जा नहीं हुआ कहीं भी। डेट फ्लो क्या होता है, आपने उधार मांग लिया, आपसे किसी ने उधार मांग लिया, इन्हें डेट फ्लोज कहते हैं। अब ले देके क्या बोल रहा है, दोनों अकाउंट्स को सम अप करो तो भैया आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का या तो सरप्लस या तो डेफिसिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ले दे के बात कुछ नहीं करी इसने, सिर्फ बोला बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया थ्योरेटिकल फॉर्म में कि क्या होता है। अब सिंपल क्वेश्चन पूछा है उसने, ऑब्जर्वेशन के बाद बताओ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। अरे यार ऐसे ही पूछ ले भाई, पहली लाइन जो है हमारी वही ले ले तू, पहली लाइन कहां गई, अरे पहली लाइन थी ना, जिसको अगर नहीं हो याद यहां से लिख सकते हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक समराइज द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ एन इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, कि भैया इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करता है, ठीक है। यही चीज यहां पे लिखी हुई है, देखो समराइज तरीके में लिखता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फलाना ढिमका, ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें आप सर्विसेज, गुड्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, जो भी ऐसे कुछ होगा फाइनेंशियल फ्लोज को बताता है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है जी डिफरेंशिएट बिटवीन टू अकाउंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट यानी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में डिफरेंशिएट करिए, ठीक है भैया। डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये रहा भैया डिफरेंशिएट। सारे ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को करता है कौन से, इनकम, ट्रांसफर, गुड्स एंड सर्विस से। ये क्या करता है जी, ये बताता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई भी रिकॉर्ड होगा ना, जैसे कि एसेट्स का कम हुआ, ज्यादा हुआ, लाइबिलिटीज कम ज्यादा हुई, क्या हुई, उसको रिकॉर्ड करता है। मर्चेंडाइज अकाउंट और इनविजिबल अकाउंट को मेंशन करता है। मर्चेंडाइज यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इनविजिबल अकाउंट यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनकम, ट्रांसफर और सर्विसेज, ठीक है। चलो जी, नॉन डेट फ्लो, डेट फ्लो जो मैंने अभी आपको बताया, नॉन डेट फ्लो यानी कि जिसमें उधारी नहीं ली गई हो लेकिन पैसे का लेन देन किया होगा, जैसे फॉरेन ने इन्वेस्टमेंट कर दिया हमारे यहाँ, इन्वेस्टमेंट्स हमने बाहर कर दिए, उधारी हमने ले ली या हमसे किसी ने उधारी ले ली, डेट फ्लोज कहलाते हैं। फिर क्या बोल रहा है, इंपैक्ट क्या होता है, इससे इंपैक्ट होता है कंट्री के ट्रेड सरप्लस और डेफिसिट पे। इससे क्या होता है, फाइनेंशियल क्लेम्स जो है रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन द फाइनेंशियल क्लेम ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि भैया हमसे किसको कितना पैसा देना है, सामने वाले को हमको किससे, हमें किससे पैसा लेना है, उन सब चीज़ों को भी ये बता सकता है, ठीक है। जैसे नहीं सॉरी, ये तो मैंने गलती से अकोमोडेटिंग बोल दिया। कैपिटल अकाउंट ये बताता है रिफ्लेक्ट चेंज इन द फाइनेंशियल क्लेम्स, हाँ कि लाइबिलिटी, हाँ सही बोला वैसे मैंने, कि किससे हमें पैसा लेना है, किससे हमें पैसा देना है। लाइबिलिटीज अगर होगी तो पता चल जाएगा ना, जैसे कि लोन मैंने किसी से ले लिया तो मुझे चुकाना भी तो पड़ेगा, है या ना। तो कैपिटल अकाउंट ये सब चीजें बताता है। क्लियर बेटा, दोनों डिफरेंस क्लियर हो गए। और लास्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा था, बोला था कि गिव द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट विद फॉर्मूला। फॉर्मूला से समझाओ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट क्या होता है। डेफिसिट यानी कमी क्या होती है। तो सारे खर्चे यानी कि पेमेंट्स ज्यादा है सारी इनकम से, सारी रिसीट्स से, तो करंट अकाउंट की रिसीट हो या कैपिटल अकाउंट की रिसीट हो वो कम होंगी, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की जो पेमेंट्स होंगी वो ज्यादा होंगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज अ सिचुएशन व्हेन ऑटोनॉमस रिसीट्स आर लेस देन ऑटोनॉमस पेमेंट्स। यानी कि बैलेंस ऑफ डेफिसिट का मतलब होता है करंट और कैपिटल अकाउंट की रिसीट माइनस
करंट एंड कैपिटल अकाउंट की पेमेंट। ठीक है, ये आपका पूरा पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का इस पूरे वीडियो का समराइजेशन था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आने वाली 2 वीडियोस हैं उनको भी जरूर देखना, तो आपके सारे यूनिट्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। अभी पेपर में समय है तो अभी ही पढ़ लो, क्योंकि बीच में और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, इंग्लिश का पेपर, हिंदी का पेपर, अप्लाइड मैथ्स और काफी सारे पेपर हो रहे होंगे। बट दिस डज नॉट चेंज द फैक्ट कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आप कोई सी भी स्ट्रीम से हो, उनके वीडियोस यहां पर जो ये जिस सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए जिनके पास इकोनॉमिक्स है। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून इन द न्यू वीडियो।